सीसीटीवी फुटेज नहीं है। मैंने कहा वो रूहान सी होगी। अंकल ताबिश, आप तो जानते हैं ऐसे सारे हथकंडे। मुझे यकीन है अपने पेटे भाइयों के लिए उन्होंने फुटेज छुपाई हुई है। वो जो गाड़ी में चर्च वगैरह की बात हो रही है वो भी सरासर झूठ है अंकल। इमरान स्मोकिंग जरूर करता है मगर मैं हल्फिया कह सकती हूँ कि इसने कोई नशा नहीं किया। माहिन, गाड़ी में कुछ खून के धब्बे और टूटी हुई चूड़ियाँ भी मिली हैं। मैंने आपको बताया है ना कि इमरान ने मुझे ज़बरदस्ती गाड़ी से निकालने की कोशिश की। इसमें थोड़ी सी खींचातानी भी हुई, ये उसकी कलाई पर जख्म आए। माहिन जो कुछ बता रही थी वो मेरे जहन में मौजूद खदशात को उबार रहा था। फुटेज के हवाले से भी मुझे पुख्ता शक था। माहिन अब इमरान के बारे में सख्त परेशान नजर आ रही थी। वो मुझसे पूछना चाहती थी कि वो कहाँ है और किस हाल में है। मैं इसे क्या बताता जब मैं खुद ही बेखबर था। वो बोली, अंकल ताबिश, मेरे दिल पर बहुत ज़्यादा बोझ है। मैं सच बोलना चाहती हूँ लेकिन इसकी आवाज़ बर्रा गई। वो फिक्रा मुकम्मल ना कर सकी। मैं समझ गया वो क्या कहना चाहती है। इस पर अपने चचा साकिब और दीगर बड़ों की तरफ से ज़बरदस्त दबाव था। ये दबाव मैंने उस वक्त महसूस कर लिया जब इसका बयान कलमबंद किया गया। बात बिल्कुल वाज़े थी। मीडिया पर शोर बरपा था और सूरत हाल ऐसी थी कि माहिन के अहल-ए-खाना हकीकत छुपाने पर मजबूर थे। वो हकीकत जाहिर करते तो कई सवाल पैदा हो जाते। मसलन माहिन जिसकी 2 हफ्ते बाद शादी थी एक गैर लड़के के साथ क्यों घूमती फिर रही है? वो रात के वक्त एक वीरान जगह पर क्यों मौजूद थे? गाड़ी में मौजूद नशा किसके इस्तेमाल में था? माहिन ने नाके पर गाड़ी क्यों ना रोकी? क्यों भागने की कोशिश में ऑन ड्यूटी सरकारी एहलकार की जान ले ली? ये बड़े संगीन सवाल थे। न सिर्फ माहिन की शादी और शादी की तैयारियां हाथ में मिल जाती बल्कि वो जेल जा सकती थी और पूरी ज़िंदगी का रोना पल्ले पड़ सकता था। और बात सिर्फ माहिन तक महदूद ना रहती, पूरे खानदान की नाक कट जाती। इसका हल उसके बड़ों ने यही निकाला था कि सारा मलबा इमरान पर डाल दिया जाए और वाक़े को वो रंग दे दिया जाए जिससे माहिन पर कोई हरफ ना आए। इस वाक़े पर यह झूठा रंग बड़ी अच्छी तरह इसलिए चढ़ गया था कि माहिन जख्मी थी, और दूसरा ये कि बाद जीटी रोड के एक पुलिस नाके पर माहिन की गाड़ी की ड्राइविंग सीट पर इमरान की शिनाख्त हुई थी। मैं सर पकड़ कर बैठ गया। माहिन मेरा बाजू थाम कर रही। अंकल, बयान देते हुए मैं ये झूठ नहीं बोलना चाहती थी मगर मेरे घर वालों ने मजबूर किया, खासतौर पर अंकल साकिब ने। वो बहुत ज़्यादा बदहवास थे। उन्होंने कहा अगर मैंने पुलिस के सामने कोई उल्टी सीधी बात की तो वो मुझे गोली मार देंगे और अपनी जान भी ले लेंगे। उन्होंने न्यूयॉर्क में आपी शाहीन से भी मेरी बात वीडियो लिंक पर कराई। आपी ने मुझे अपने सर की कसम दी कि मैं वही कहूँगी जो मेरे बड़े कह रहे हैं। आप जानते हैं ना, आपी की किसी बात को टालना मेरे लिए मुमकिन नहीं। मैं उनके कहने पर अपनी जान भी दे सकती हूँ। इसका गला रुंध गया। वक्त रुखसत वो कहने लगी, अंकल ताबिश, जो कुछ हुआ नहीं होना चाहिए। इमरान ने मेरी खातिर एक बड़ा इल्जाम अपने सर लिया है। मीडिया पर इसे कातिल कहा जा रहा है। वो कातिल नहीं है, बल्कि कोई भी कातिल नहीं है। अगर हादसे की फुटेज मिल जाए तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। वो सरासर एक हादसा था। मैंने इसे तसल्ली दी और कहा मैं इस सिलसिले में अपनी पूरी कोशिश करूंगा। हो सकता है फुटेज का खोज मिल जाए। वो इस सारे वाक़े की वजह से बेहद अफसरदा थी। इसकी बातों से ये अंदाज़ा भी हो रहा था कि इसकी शादी वाला मामला कुछ दिनों या हफ्तों के लिए टल गया है। माहिन के जाने के फ़ौरन बाद मैंने इंस्पेक्टर जुबैर को फ़ोन किया। इससे कहा कि वो पता करे बुध के रोज़ जल्लो पार्क के इलाके में शाम को वो कौन से एहलकार थे जिन्होंने इमरान और माहिन को हरासा करने की कोशिश की। जुबैर से मुझे ये भी पता चला कि मुतल्लिका पुलिस ने इमरान के 2 दोस्तों ज़िया और विकी को पकड़ लिया है और उनकी सिफारिश आने से पहले इनके कुछ मारपीट भी हुई है। अब जमशेद साहब ने इस मामले में मुदाखलत की है। इस रोज़ शाम 7 बजे के लगभग वो कॉल फिर आ गई जिसका मैं बड़ी शिद्दत से इंतजार कर रहा था। इमरान की कॉल। वो हस्बे साबिक आवाज़ दबाकर बोल रहा था। मैं छूटते इस पर बरस पड़ा। हम पर क़यामत गुजर रही है और तुम रब्ता क्यों नहीं कर रहे? वो सरगोशी जैसे लहजे में बोला, आपको बताना था कि मैं यहाँ फंसा हुआ हूँ और मेरे फ़ोन की चार्जिंग खत्म हो चुकी है। आज खुशकिस्मती से एक बोसीदा अलमारी के अंदर रखे काट कबार में एक चार्जर मिल गया। इसी की वजह से फ़ोन करने के काबिल हुआ। तुम्हारे साथ मुसीबत क्या है? 72 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं। कहाँ फंसे हुए हो तुम? चाचू जानी, आपको बताया तो था किसी पीर मखदूम साहब का घर है। पास ही कोई मज़ार भी है जिसे पुराना दरबार कहा जाता है। मैं यहाँ एक दरमियाने साइज़ के कमरे में हूँ। एक स्टोर नुमा जगह है। यहाँ बाथरूम भी है, लंगर खाने की चीज़ें भी बड़ी हुई हैं। अब आप पूछेंगे कि मैं यहाँ से निकलता क्यों नहीं, तो इसकी वजह यह है कि आपने मुझे किसी भी छोटे बड़े पंगे से मना किया हुआ है, खासतौर पर पुलिस वालों के साथ। तो यहाँ पुलिस है जी जनाब। एक पुलिस मोबाइल 24 घंटे घर के सामने खड़ी रहती है। पुलिस एहलकार भी घर के इर्द गिर्द मौजूद है। पहले तो मैं यही समझा था कि ये मेरी मेज़बानी के लिए है, फिर पता चला कि यहाँ मखदूम साहब की ड्यूटी पर है, क्योंकि जब मैं यहाँ घुसा था यहाँ पर कोई पहरा नहीं था। ये सिक्योरिटी इंतजाम मखदूम साहब की आमद के बाद हुआ था और मुसलसल जारी था। मुझे लगता है कि मैं यहाँ से निकलते ही पुलिस के हत्थे चढ़ जाऊँगा। अब तुम्हें यह भी नहीं पता कि हो कहाँ पर। यही तो मसला है। अब अगर आपका हुक्म हो तो रिस्क लेकर यहाँ से निकलने की कोशिश करता हूँ। वैसे भी लंगर के सूखे नान पानी में भिगो कर खा रहा हूँ। हशर हो गया है। नहीं, ये ठीक नहीं होगा। ऐसा करते हैं, तुम 10-15 मिनट बाद दोबारा कॉल करो, मैं तुम्हारी लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जैसा आप कहते हैं, मगर ज़रा जल्दी कीजिए। फिर मखदूम साहब एक साथ वाले कमरे में तशरीफ ले आएंगे और मैं बात नहीं कर सकूँगा। इमरान ने फ़ोन बंद किया तो मैंने अपनी मेहरबान SSP जमशेद साहब को कॉल की और उनसे कहा कि वो अपने तौर पर मोबाइल फ़ोन की लोकेशन ट्रेस करवाने की कोशिश करें। इससे पहले मैंने गुजरावाला और शेखपुरा की पुलिस से ये दरख्वास्त की थी और कामयाबी नहीं हुई। जमशेद साहब से बात करने के बाद मैं इमरान की कॉल का इंतजार करने लगा और वो फ़ौरन आ गई।
वो इसी तरह आवाज़ दबाकर बात कर रहा था। मैंने इससे महदूम साहब का जोग्राफिया पूछा तो वो बोला बड़ा दबांग सा बंदा है, उम्र 45 के करीब रही होगी, घनी दाढ़ी, बारी मूंछें और कंधों तक जाते हुए बाल है। अंदाजा होता है कि कहीं बलोचिस्तान की तरफ का है, मगर बंदा सही नहीं लगता। वो क्यों? इसने 2 बीवियां पाल रखी हैं और दोनों खूबसूरत हैं। तो क्या 2 बीवियां रखना गुनाह है? लेकिन दोनों के साथ एक ही कमरे में रहना और सोना गुनाह है, बल्कि हराम है। इमरान मानियत लहजे में बोला, ओह मैंने होंठ सुकरे, मतलब ये कि अयाश टाइप का शख्स है। बिल्कुल ऐसा ही है। मैं जिस कमरे में फंसा हुआ वहाँ से महदूम साहब का बेडरूम दूर नहीं। रात के वक्त बेडरूम से उभरने वाली आवाज़ें मेरे कानों तक पहुँचती हैं और कभी अल्कोहल की बू नथनों तक आ जाती है। ये महदूम साहब, जिसका अभी तक नाम नहीं हुआ, आबाई तौर पर कहीं नौशकी की तरफ का रहने वाला है। पुराने दरबार के पहले मुतवल्ली और मुजावरों से इसकी कोई दुश्मनी वगैरह भी चल रही है। इसकी इजाफी सिक्योरिटी की वजह यही है। मैं और इमरान गुफ्तगू को दानिस्ता तूल दे रहे थे। मकसद यही था कि लोकेशन को ट्रेस करने में आसानी हो। इमरान ने बताया कि वो जिस स्टोर नुमा कमरे में मौजूद है, वहाँ पर मज़ार की चढ़ाई जाने वाले रेशमी चादरों के तह अंबार लगे हुए हैं। एक तरफ बारी तिजोरी में भी कुछ मौजूद है। एन मुमकिन है इसमें नजरानों की रकम या रकम का कुछ हिस्सा मौजूद हो। फिर इमरान ने बताया एक अलमारी के अंदरूनी खाने में मुझे कुछ कागजात मिले हैं, जिनसे अंदाजा होता है कि महदूम साहब का असल नाम शायद आबिद खान है और ये नौशकी के इलाके में 15-20 साल पहले प्रॉपर्टी डीलरी भी करता था। तब इमरान ने अचानक अपनी आवाज़ ज़्यादा पस्त कर ली। ये सुने जी, ये हल्की हल्की आवाज़ें महदूम साहब की बेडरूम की तरफ से आ रही है। अपनी शराकाए हयात के साथ वो मौजूद है। मैंने ध्यान से सुना, नस्वानी हंसी उभर रही थी। कभी कभी एक बारीक महमूर सी आवाज़ भी सुनाई देती, मगर अल्फाज समझ में नहीं आती। लेकिन ये रंगीन मिजाज महदूम ही रहा होगा। दुनिया में क्या क्या तमाशे हो रहे हैं और चेहरों पर कैसे कैसे होल चढ़ाए जाते हैं। बंदा गहराई में जाकर देखता है तो वर्ता है हैरत में डल जाता है। मैंने कहा इमरान, मेरा ख्याल है कि अब कॉल खत्म कर देनी चाहिए। अल्लाह करे लोकेशन ट्रेस हो जाए। ऐसा हो गया तो मैं तुम्हें मैसेज भेजता हूँ और आगे का भी बताता हूँ। लेकिन चाचू, आपने माहिन का कुछ नहीं बताया। इसने मध्यम सरगोशी की। वो बिल्कुल ठीक है ना, बस इसके सर पर थोड़ी सी चोट आई है, मगर अब ठीक है। मैंने इसे तफसील बताना मुनासिब ना समझा। पुलिस को कोई उल्टा सीधा बयान तो नहीं दिया माहिन ने? उल्टा सीधा क्या देना था, सीधा सीधा मामला है। चलो पार्क के करीब तुम्हें कुछ पुलिस वालों ने हरासा करने की कोशिश की, तुम वहां से निकल गए। तुम ड्राइविंग कर रहे थे, आगे नाका लगा हुआ था, तुमने गाड़ी ना रोकी, वो पुलिस वालों पर चढ़ गई। मेरे लहजे की तय में हल्का सा तनज़ मौजूद था, जो इमरान ने शायद महसूस किया या नहीं। और माहिन के घर वालों का क्या रवैया है और शाम का बस ठीक ही है। तुम्हारे भाग जाने की वजह से, इस सारे वाक़े की वजह से वो कुछ परेशान तो है। मैंने गोल बोल बात कर दी। मैं अभी इसे बताना नहीं चाहता था कि उन लोगों की तरफ से इस पर अगवा और धोखाधड़ी जैसे संगीन इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं। इस पर संगीन दफात के तहत FIR हो चुकी है और शाम भी इसके लिए आग बुगला फिर रहा है। इमरान से बात खत्म करते ही मैंने जमशेद साहब को कॉल की। उन्होंने मुझे 10-15 मिनट इंतजार करने का कहा और फिर ये खुशखबरी दी कि ठीक ठीक लोकेशन का पता चल गया। ये GT रोड पर निशात हाउसिंग सोसाइटी से करीब 10 किलोमीटर आगे एक लाल पुल नामी जगह है। ये जगह जिला गुजरावाला की हदूद में आती है। लाहौर से इसका फासला 55 किलोमीटर था। अब इंतजार की कोई वजह नहीं थी। मैंने इस वक्त मुतलका पुलिस स्टेशन फोन किया, इन्हें मालूमात दिए बगैर तैयार रहने का कहा। फिर जमशेद साहब से वहाँ से इजाजत ली और इंस्पेक्टर जुबैर और चंद अहलकारों के साथ लाल पुली नामी इलाके की तरफ रवाना हो गया। यह करीबन 1 घंटे का सफर था, लेकिन मैं नहीं जानता था और ना ही इंस्पेक्टर जुबैर जानता था कि हम वहाँ पहुँचकर इमरान को अपनी तहवीर में नहीं ले पाएंगे और हमारे पहुंचने से पहले पहले वहाँ एक ऐसा वाक़या रोनुमा हो चुका होगा जो इमरान को मजीद बुरी तरह फंसा देगा और मीडिया को एक और धमाका हेज खबर मिल जाएगी। जब हम GT रोड और 2 ज़ीली सड़कों पर सफ़र करके लाल पुली के इलाके में पहुंचे, रात के 11 बज चुके थे। देहाती फिजा की वजह से कोहरा और इजाफी सर्दी भी मौजूद थी। वो मिज़ार जिसे इमरान ने पुराना दरबार कहा था, दूर ही से नजर आ गया। यहाँ झंडे लहरा रहे थे और वसी अहाते वाली एक सफ़ेद मस्जिद भी दिखाई देती थी। ये मिज़ार इस कस्बे की असल आबादी से कुछ फासले पर था और दरख्तों में गिरा हुआ था। मैंने फ़ोन पर इमरान से रब्ते की कोशिश की, मगर गैर मुतवक्किल तौर पर रब्ता नहीं हुआ, सिर्फ बैल जाती रही। इसी दौरान कच्चे पक्के रास्ते के किनारे हमें मुकामी थाने की पुलिस नजर आई। इसकी छत पर घूमती हुई नीली लाइट ऑन थी, इंजन भी स्टार्ट था। मुकामी SHO वहीद गोंदल गाड़ी के करीब खड़ा नजर आ गया। वो तेज से सिगरेट फूंक रहा था। मुझे देखकर इसने सिगरेट बुझाया और हमारी जीप के करीब आ गया। इसने ढीला डाला, सैल्यूट किया और बोला, आप आ गए जी? हाँ, कोई कार्रवाई तो नहीं की तुमने? नहीं जी, हम तो आपके इंतजार में थे, कार्रवाई दूसरी तरफ से हो गई। इसके गंभीर लहजे में मुझे चौंका दिया। क्या हुआ है? इमरान नामी जिस बंदे को आप बता रहे हैं, इसने महदूम साहब को कत्ल कर दिया और भाग गया है। मैं सन्नाटे में रह गया। क्या कह रहे हो गोंदल? ये कैसे हो सकता है? मैं जीप से उतरा, इंस्पेक्टर जुबैर भी मेरे साथ था। सर, इसने महदूम जी को गोली मारकर शदीद जख्मी किया, फिर इनको यरगमाल बनाया और इनके मुसल्लह सिक्योरिटी एहलकारों के सामने इन्हें घसीटता हुआ पुलिस मोबाइल में ले गया। यहाँ से कोई 2 किलोमीटर दूर इसने महदूम जी को मुद्दा हालत में पुलिस मोबाइल के अंदर छोड़ा और फरार हो गया। मैं गर्जा, मैं इस स्टोरी पर यकीन नहीं कर सकता। अभी 45 मिनट पहले फ़ोन पर मेरी बात हुई है इमरान से। जनाब, 45 मिनट में क्या नहीं हो सकता? अभी चंद मिनट में SSP साहब पहुंच रहे हैं, वो सारी बात बताएंगे आपको, बल्कि शायद वो पहुंच ही गए हैं। इसने दूर किसी जीप की हेडलाइट की तरफ इशारा करके कहा। अगर महदूम जैसा शख्स वाकई किसी वजह से मारा जा चुका था तो बहुत हाई प्रोफाइल केस बन जाता था।
सीनियर सुप्रिटेंडेंट का हंगामी तौर पर यहाँ पहुंचना इस बात की गुमाती करता था। मुझे और जुबैर को यकीन नहीं आ रहा था कि हम क्या सुन रहे हैं। दूसरी तरफ मकामी एसएचओ गोंदल के तासुरात भी बता रहे थे कि वो यहाँ पर पूरे एतमाद के साथ दे रहा है। इसी असना में एसएसपी की जीप धूल उड़ाती हुई पहुंच गई। मुझे इतना पता चला कि गुजरांवाला का ये एसएसपी चंद ही रोज पहले ट्रांसफर होकर यहाँ आया, मगर ये मालूम नहीं था कि वो मेरी जानी पहचानी शख्सियत है। ये मुहतरम मुकरम राणा साहब थे। राणा साहब को हमेशा मुझसे कुछ ना कुछ शिकायत रही थी, बल्कि इसे बाहमी टसल कहना चाहिए, जैसा कि कारीन एक पिछले वाक़े में पढ़ चुके हैं। वो अक्सर मुझसे खफा रहते। मैंने डीएसपी की हैसियत से इन्हें सलूट किया, जिसका रूखे फीके अंदाज में जवाब मिला। फिर उन्होंने छूटते ही कहा, ताबिश मैंने तुम्हें पहले से कहा था कि ये मुंडा तुम्हारे लिए मुसीबत पैदा कर देगा। मुझे इसकी आंख में सुअर का बाल नजर आया। अब देख लो क्या चांद चढ़ाया है इसने। पहले लाहौर में एक एएसआई की जान ली, अब यहाँ मखदूम साहब की जान से खेल गया है। और ये कोई मामूली वाक़या नहीं, पूरे इलाके में आग लग जाएगी। मीडिया पहले ही हाथ धोकर हमारे पीछे पड़ा हुआ है। राणा साहब एक ही सांस में बोलते चले गए। मुझे अब ये बात समझ में आ रही थी कि यहाँ मुकामी पुलिस की तरफ से हमको अंधेरे में क्यों रखा गया था। इसकी वजह यकीनन एसएसपी राणा साहब ही थे। मुकामी पुलिस जानती थी कि नाके वाले हादसे के बाद इमरान को आखिरी बार लाल पुली के आसपास देखा गया है, मगर हमें 3 रोज तक बेखबर रखा गया। यकीन राणा साहब और इनका मातहत आमला किसी अदालत के बगैर इमरान को खुद गिरफ्तार करना चाहता था। अगर हमको यूँ बेखबर ना रखा जाता तो शायद ये महदूम वाला वाक़या कभी रोनुमा ना होता। राणा साहब ने हर बार अपने एसएचओ गोंदल की ताकीद की और बताया कि कुछ देर पहले इमरान जख्मी हालत में महदूम साहब की आड़ लेकर फरार हो गया और इन्हें पुलिस की मोबाइल में मुर्दा छोड़ गया है। यकीनन इमरान को तलाश किया जा रहा था। मुझे अपनी पेशानी पर पसीने की नमी महसूस हुई। अगर वाकई सूरत हाल वही थी जो बताई जा रही थी, तो फिर इमरान एक नाकाबिल बयान मुसीबत में फंस चुका था। अभी हम वहीं खड़े थे कि वहां से एक ट्रैक्टर ट्राली गुजरी। इस पर 15-20 अफराद सवार थे और चंद औरतें भी थी। ये लोग महदूम साहब की नागहानी मौत की खबर सुनकर मज़ार की तरफ जा रहे थे। इन सब लोगों के चेहरों पर गमो गुस्से के हालात उजागर थे। चंद अफराद बाकायदा रो रहे थे। राणा साहब मुझसे मुखातिब होकर ज़हर लहजे में बोले, देख लिया ना अपने सगे का कारनामा और इसका रिएक्शन। सुबह तक यहाँ हल्का जमा हो जाएगी। अगर हमने कुछ ना किया तो वो हमारी बोटियां भी नोच डालेंगे। इसी असना में एक प्राइवेट लोडर गाड़ी तेज रफ्तारी के साथ हमारे पास से गुजरी। इसमें 3-4 बूगीर कुत्ते मौजूद थे। ये पुलिस के कुत्ते नहीं थे, लेकिन मखदूम के किसी खाते पीते मुरीद के होंगे। जाहिर था कि ये इमरान की तलाश के लिए लाए जा रहे हैं। काफ़ी फासले पर पुलिस मोबाइल के होटर भी सुनाई दे रहे थे। पता नहीं यहाँ क्या हुआ था, मगर ये बात यकीनी थी कि मेरे मरहूम यार इमरान दानिश का बेटा यहाँ एक बदतरीन मुश्किल में फंस चुका था। मुझे लगा कि मेरे जहन में कई हफ्तों से जो वहम पल रहा था वो सिर्फ वहम या हादसा नहीं था, हकीकत बन गया है। मैं और इंस्पेक्टर जुबैर जीप पर सवार मौका वारदात पर पहुंचे, यानी वो जगह जहां महदूम साहब की लाश मिली थी। ये जगह दरख्तों से घिरी हुई थी और इसका फासला मिज़ार से करीबन 2 किलोमीटर था। ये महदूम की सिक्योरिटी वाली ही पुलिस मोबाइल थी, जिसका जिक्र इमरान ने अपने फ़ोन में किया था। गर्द मैटी हुई इस गाड़ी के गिर्द पुलिस एहलकार मौजूद थे। गाड़ी का एक दरवाज़ा खुला हुआ था। टार्चों की रोशनी में हमने देखा कि ड्राइविंग सीट के साथ वाली सीट पर खून के निशानात नजर आ रहे हैं। मकतूल का एक जूता अभी तक पुलिस वैन के अंदर ही पड़ा हुआ था। अगर ये सब कुछ इमरान ने किया था तो फिर आसार से यही नजर आ रहा था कि वो महदूम को जख्मी हालत में गन पॉइंट पर घसीट कर गाड़ी में लेकर आया। एक बाजू उसकी गर्दन के गिर्द लपेटे रखा, दूसरे हाथ से ड्राइविंग की और यहाँ तक पहुंचकर गाड़ी छोड़कर निकल गया। एक बात मेरे साथ जुबैर ने भी नोट की, गाड़ी में खून का कोई ज्यादा हराज नहीं हुआ था। मैंने सिक्योरिटी पर मामूर एक एहलकार से पूछा, गोली कहाँ लगी थी महदूम साहब को? लगता तो यही था कि पेट में दाएं तरफ गोली लगी है, मगर यकीन से कुछ नहीं कह सकते। मुझे का हुलिया बताओ। इसने जो हुलिया बताया था वो इमरान से मिलता जुलता ही था। हथियार कौन सा था इसके पास? मैंने सिक्योरिटी एहलकार से दरियाफ्त किया। ये मौजूर था जी। इसने मुसलसल महदूम जी के सर से लगाए रखा था और हमें दूर रहने के लिए धमकियां दी थी। तुम लोगों ने तो महदूम साहब की लाश भी देखी थी। बाद में मुलजम ने कोई और फायर भी किया था उन पर, यकीन से नहीं कह सकते जी, लेकिन फायर की आवाज़ दोबारा नहीं आई। फायर की पहली आवाज़ कहाँ से आई थी? इंस्पेक्टर जुबैर ने पूछा। महदूम जी की रिहाइशगाह के अंदर से। इसके चंद सेकंड बाद ही वो बंदा महदूम जी को डाल बनाकर बाहर आया। मैं सोचने पर मजबूर हुआ जा रहा था कि ये शख्स जिसे महदूम जैसे मुअज़्ज़ज़ लक़ब से पुकारा जा रहा था, शदीद ज़ख्मी नहीं हुआ था। इसके पेट के अंदर गोली लगी थी, जो खून का हराज भी ज़्यादा नहीं हुआ था। फिर 7-8 मिनट के अंदर वो हलाक कैसे हो गया? गहरी तारीकी और सर्दी में दरख्तों के दरमियान हमारी ये गुफ्तगू जारी थी कि मज़ार के अंदर से लाउड स्पीकर पर कुछ जज्बाती एलानात हो रहे थे। इनमें महदूम की नागहानी मौत का जिक्र था और कुछ इश्तियाल अंगेज़ बातें भी की जा रही थी। पूरे एरिया में हलचल महसूस होने लगी। इसी दौरान वायरलेस पर एक खबर चल गई और इसने सूरत हाल को एकदम बदल दिया। बताया गया कि कातिल मज़ार शरीफ से करीबन 4 किलोमीटर के फासले पर एक जगह घेर लिया गया है। तेज रफ्तारी से वहां पहुंचे। ये अंग्रेजों के ज़माने का एक डाक बंगला था। किसी ने इसकी छत पर 1-2 कमरे बना लिए थे, मगर फिलहाल ये हाल ही पड़ा हुआ था। कहा जा रहा था कि महदूम को मारने वाले शख्स ने यही अपना ली है। डाक बंगले के हंसता हाल दरवाजे के सामने भू सूंघने वाले कुत्ते मुसलसल शोर मचा रहे थे और उनके रखवालों ने इन्हें जंजीर से थामा हुआ था। एसएसपी राणा साहब बनफ्स नफीस यहाँ मौजूद थे। इनकी जीप की छत पर एक बड़ी सर्च लाइट नजर आ रही थी, जिसने बंगले के ज्यादातर हिस्से को रोशन कर रखा था। राणा साहब ने तल लहजे में मुझे बताया कि वो अंदर ही मौजूद है और इसने धमकाने के लिए अंदर से 2-3 हवाई फायर भी किए हैं। इस दौरान में वहाँ नामालूम कहाँ से चैनल की एक मुख्तसर टीम वहाँ पहुंची। रिपोर्टर माइक थामकर इस अंदाज में कैमरे के सामने खड़ा हो गया कि कब मैं डाक बंगला दिखाई दे रहा था। वो हिजानी अंदाज में बोलने लगा, तो नाजरीन ये है वो जगह जहाँ इस खतरनाक शख्स ने
पना ली है। इसके पास मोहल्लक आतिशी असला मौजूद है और इसने कानून नाफिज करने वाले इदारों को खुद से दूर रहने की वार्निंग की है। याद रहे कि ये खतरनाक शख्स 3 रोज कबल लाहौर में एक लड़की के अगवा की कोशिश कर चुका है। इस कोशिश में इसने एक ASI की जान ली है। अब ये दूसरा कत्ल है जो इसके खाते में आ रहा है। आप जानते हैं अवामी हलकों में सख्त बेचैनी पाई जा रही है। सफाक मुजरिम को कड़ी से कड़ी सजा दी जाने का मुतालबा हो रहा है। रिपोर्टर का वावेला जारी था और मेरा खून खोल रहा था। बगैर तस्दीक के ये लोग इसे सफाक तीन मुजरम और बेरहम कातिल गर्दान है। और तो और मुझे राना साहब के इरादे भी कुछ अच्छे नजर नहीं आ रहे थे। बेशक वो कानून की पासदारी करने वाले ऑफिसर थे, मगर जब इसी मामले में मेरा नाम शामिल हो जाता तो उनके रवैये में कुछ मनफी तब्दीलियां खुद ही आ जाती। मुझे ये अंदेशा महसूस हो रहा था कि अगर मामला बिगड़ा तो शायद इमरान को शूट करने से गुरेज न करे। अचानक मुझे एक बार फिर इमरान से रब्ता करने का ख्याल आया। इस मरतबा पिछल बैल जा रही थी, लेकिन जब मैंने दूसरी मरतबा कॉल की तो कॉल रिसीव कर ली। दूसरी तरफ इमरान ही था। मेरे जिस्म में सनसनी की लहर दौड़ गई। दरख्तों के अंदर जाकर मैंने लरजती आवाज में पूछा, तुम कहाँ हो इमरान? वो इत्मीनान से बोला, बस जन्नत दोज़ख से थोड़ी ही दूर हूँ। ये मिज़ार से कुछ फासले पर कोई पुराना रेस्ट हाउस या डाक बंगला है। और आप कहाँ हैं? मैं इस डाक बंगले के सामने हूँ। मुझे बताओ इमरान, ये सब क्या है? मैंने तुम्हें मना किया था कि इसे फड्डे में नहीं पड़ना और तुमने फड्डा छोड़कर बंदा ही मार डाला। अगर आप भी ये समझते हैं कि मैंने बंदा मार दिया है तो फिर मुझे ही गलती लगी होगी। मैं तो ये समझ रहा था कि मैंने कुछ नहीं किया। इमरान, ये बेतुकी हाँकने का वक्त नहीं। तुम्हारा यही रवैया है जिसने तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत में फंसा दिया। ये लोग यहीं पर शूट कर सकते हैं तुम्हें, तो कर देना। यहाँ कौन मना कर रहा है? मैं कसूरवार हूँ, मुझे सजा मिलनी चाहिए। मैं ये भी बात मजाक में नहीं कह रहा। ये जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ है, मेरी एक बेकार ख्वाहिश की वजह से हुआ। ना मैं माहीन को अपने पास बुलाता, ना नाके पर हादसा होता, और ना ये नौबत वहाँ तक, और ना नौबत यहाँ तक पहुँचती। जो होना था हो गया। मैंने दांत पीसे। अब सोचो आगे क्या होने वाला है। मुझे बताओ, क्या महदूम को तुमने गोली मारी है? दिल तो यही चाहता था चाचू कि मैं मारता, लेकिन बंदे की सारी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं ना होती। और मैं तो हूँ ही ऐसे मामलों में बदनसीब। वो हस्बे आदत पटरी से उतरने लगा। आप देखें ना, हर जगह नाकाम होता हूँ। इंडिया की फिल्मों में काम करना चाहता था। लैला बंसाली जैसे महान डायरेक्टर को ऑडिशन दिया, वो आशीष कार उठा। अगर सिर्फ आशीष ही करता तो ठीक था। इस नकम्मे ने यह कह दिया कि मैं तो अक्षय कुमार जैसे एक्टर की बैंड में जा दूंगा। वो हाना खराब अक्षु भी आसपास ही मौजूद था। इसने सुन लिया। अगले रोज स्टूडियो के कोने में मेरा गिरबान पकड़ लिया। बड़ा कराटे मास्टर बनता है तू। वो तो अच्छा हुआ इसकी बीवी खन्ना बीच में आ गई। खन्ना राजेश खन्ना की बेटी है और राजेश खन्ना की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा थोबड़ा कुछ ना कुछ राजेश खन्ना से मिलता जुलता है। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है मैं यहाँ से चला जाता हूँ और छोड़ जाता हूँ तुम्हें यहाँ जिल्लत की मौत मरने। मैं फनकारा। फिर मैं कहता हूँ तुम्हारे पास टाइम बहुत कम है, मुझे कुछ बता सकते हो तो बताओ। मेरे लबो लहजे ने इसे समझा दिया कि मैं फ़ोन बंद कर दूंगा। वो संजीदा हो गया। अब अगले 2-3 मिनट में इसने जो हकीकत बताई वो कुछ नहीं थी। बेशक इमरान स्टोर रूम के अंदर से मेरे साथ फ़ोन पर मदम सरगोशी में बात की, मगर पता नहीं कैसे अपनी बीवियों के साथ हंसते खेलते मधूम को शक हुआ। वो टो लेता हुआ स्टोर नुमा कमरे तक पहुंचा तो मामला एकदम बिगड़ गया। मधूम ने एकदम अपना सिल्वर कलर का खूबसूरत C96 माउजर निकाल लिया और इमरान पर गोली चलाना ही चाहिए। इमरान ने इसे मौका ही नहीं दिया और इसका माउजर वाला हाथ दबोच लिया। बेडरूम में इसकी बीवियों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। बाहर से मौजूद मुसल्लह सिक्योरिटी अहलकार दन दनाते हुए घुस आए। तनोमंद महदूम इमरान से गुत्थम गुत्था था। जब इमरान को अपनी जिंदगी खतरे में नजर आई तो इसने कोशिश करके माउजर का रुख खुद महदूम की तरफ ही करके ट्रिगर दबा दिया। गोली इसके पेट में लगी। इसी असना में गजबनाक सिक्योरिटी एहलकारों ने इस पर राइफलें तान ली और उनमें से एक ने ललकार कर कहा, यह वही है जिसने लाहौर में ASI को मारा है। इमरान ने जहमी महदूम को अपनी ढाल बनाया और उसकी ओर लेता हुआ बाहर पुलिस की गाड़ी तक गया। इसने एक हाथ से जहमी महदूम को संभाले रखा था और दूसरे हाथ से गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल आया। महदूम का जख्म ज्यादा संगीन नहीं था, मगर वह शदीद हैजानी के फील में था। अचानक इसकी सांस उलझना शुरू हो गई। इसे दिल का दौरा बढ़ गया। गालिबन नशे और रंगबाजियों ने इसे अंदर से खोखला कर रखा था। इमरान ने गाड़ी रोकी, इसे फर्स्ट एड देने की कोशिश भी की, लेकिन आनन फानन इसकी आंखों की पुतलियां उल्ट गई। ताकुब करने वाले किसी भी वक्त यहाँ पहुंच सकते थे। इमरान वहां से निकल गया। इमरान ने जिस तरह और जिस लबो लहजे में मुझे ये सब कुछ बताया था, मुझे यकीन हो गया कि वो मुझसे झूठ नहीं बोला। मगर मेरे यकीन या बेयकीनी से कोई फर्क नहीं पड़ता था। यह सब कुछ इसके खिलाफ जा रहा था। मैंने इसकी सारी बात सुनने के बाद कहा, इमरान तुम मामले को हाथ से ज़्यादा बिगाड़ चुके हो, इसको और मत बिगाड़ना। मैं एक बार फिर तुमसे यही कहता हूँ कि बाहर पुलिस एहलकार पर फायर न करना। बेहतर यही है कि सरेंडर करके बाहर आ जाओ। वो अजीब अंदाज से हंसा। मुझे नहीं लगता कि ये मेरा सरेंडर कबूल करेगा। मैंने इन लोगों की आंखों में खून देखा है। वो कह तो ठीक रहा था। पीर महदूम की हलाकत ने यहाँ बहुत से लोगों को सख्त मुश्किल कर दिया था। इनमें वो मुकामी पुलिस एहलकार भी शामिल थी जो महदूम की सिक्योरिटी पर मामूर थे। फिर मुझे राना साहब के इरादे भी कुछ ठीक नजर नहीं आ रहे थे। 4 दिन पहले कुचले जाने वाले ASI की मौत का गमो गुस्सा उनकी आंखों में साफ नजर आ रहा था। दूसरी तरफ इमरान था, वो एकदम बेपरवाह नजर आ रहा था। मैं इसकी कई रगों से वाकिफ हो चुका था, लेकिन इसकी यह बेपरवाही बड़ी खतरनाक थी। वो जब मरने मारने के मूड में आ जाता तो इसके लबो लहजे में एक खास किस्म का लाओबालीपन और बेखौफी शामिल हो जाती।